एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि हमारे जुडिशियल रिव्यू को दे रखा है, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू हमारे पास, और जिसमें कि ये बताया गया कि द लॉज विच आर इनकन्सिस्टेंट और इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो उनके साथ क्या किया जाएगा या उनका क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, that is the day from which the constitution came into existence. There were many laws in the country and when the constitution came into existence, fundamental rights too came. Therefore the laws before the existence of the constitution must prove their compatibility with the fundamental rights. जैसे कि आप जानते हैं कि fundamental rights जो हमारे उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर कंसीडर किया गया है, इसलिए कोई भी ऐसा लॉ बनेगा जो कि हमारे इन कॉन्ट्राडिक्शन विद द फंडामेंटल राइट्स है तो उसको हम वॉइड मानेंगे। तो इसलिए जो पहले लॉज बने थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जो पहले लॉज बने थे, तो उनको अपनी कंपैटिबिलिटी विद द फंडामेंटल राइट्स प्रूव करनी पड़ेगी। ओनली देन दीज लॉज वुड बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड, अदरवाइज नहीं तो ये वॉइड हो जाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, तो कुछ भी इसके कॉन्ट्राडिक्शन में बनाया जाएगा, कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाएगा बाय लेजिस्लेचर और द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड अंडर आर्टिकल 13। ओके, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। मोरओवर आर्टिकल 13(1) क्लॉज 1 इज पर्सपेक्टिव इन नेचर। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वेदर 13(1) इज पर्सपेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव। इट इज़ पर्सपेक्टिव इन नेचर बट नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। द आर्टिकल विल बी अफेक्ट फ्रॉम द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द अफेक्ट। आर्टिकल को कब से अफेक्ट मिलेगा, जब से वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, यानी कि 26 जनवरी 1950 पे। एंड द पर्सन हु कमिटेड ऑफेंस आफ्टरवर्ड विल बी prosecuted according to the laws of the Indian Constitution but not according to the pre-constitutional law। समझिए आप, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको हम प्रोसिक्यूट किसके थ्रू करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो लॉ बने गए हैं, ना कि उससे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से। ठीक है, अब आर्टिकल 13 को काफ़ी कुछ पूछा जाता है। जैसे आर्टिकल 13 में जैसे कि MCQs में हमारा पूछा जाता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसको प्रोस्पेक्टिव नेचर है कि रेट्रोस्पेक्टिव नेचर है, तो हमारा उसको प्रोस्पेक्टिव नेचर है। Article 13 gives the teeth to fundamental rights. It gives supremacy to the fundamental rights. ठीक है, It prevents the encroachment by the parliament, क्योंकि हम लिमिट कर देंगे पार्लियामेंट की पावर। कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जिसकी वजह से वो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट करा किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, तो इसलिए वो पार्लियामेंट की इंक्रोचमेंट को रोकता है। मेक्स फंडामेंटल राइट्स जस्टिफिकेबल, फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफिकेबल कर देता है कि कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा या कोई भी लॉ ऐसा बनेगा तो हम जाके कोर्ट में उसके खिलाफ डिट ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे आर्टिकल 13 में पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू को दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लॉज 1, लॉज मेड, कोई भी लॉ बनाया या एनफोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वॉइड प्रोवाइडेड it is in contradiction with the fundamental rights or the laws made. These laws were valid when made but became void upon the commencement of the constitution. ठीक है, जब ये लॉ बनाए गए थे तभी वैलिड थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद these laws were considered as the void. As we see the article clause 1 definition, all the laws, it says that all the laws in force in the territory of the India immediately before the commencement of this constitution, in so far as they are inconsistent with the provision of the part, यानी part 3rd, this part यानी part 3rd, shall to the extent of such inconsistency will be void. जहाँ तक वो inconsistent हैं वो void होंगे। ठीक है, समझ गए आप बात को। अब हम आते हैं क्लोज 2 पे इसके। उससे पहले हम एक इसके केस लॉज देख लेते हैं। अब पहला केस इसमें क्या है, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इन दिस केस द petitioner published a pamphlet according to the pre-constitutional law in 1947, but as the Indian Constitution came into the force in 1950, it gave the freedom of speech and expression under Article 19 of the Indian Constitution. Therefore, the apex court said that the petitioner trial must go on as the benefit of the Article 13 would not be given to him because Article 13 is not retrospective. समझे आप, ये प्रोस्पेक्टिव नेचर का है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव है। और साथ में केशव
माधव मेनन वाले केस में हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी भी डिफाइन किया गया था। इसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलो अभी देख लेते हैं इसका मतलब। द डॉक्ट्राइन सेज दैट इफ सम पार्ट ऑफ द स्टैचू आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स देन द होल स्टैचू वुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी वॉइड बट द पर्टिकुलर क्लॉज वुड बी ट्रीटेड एज वॉइड बाय द लॉ ऑफ कोर्ट। अब इसका मतलब आपको डेफिनेशन देख के समझ आएगा। जैसे कि 13 क्लॉज 1 में हमारी डेफिनेशन देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है ऑल द लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट, हमें ये वर्ड देखना पड़ेगा, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वर्ड, जहाँ तक वो इनकंसिस्टेंट है वो वहाँ तक वर्ड होंगे, यानी हमारा पूरा लॉ वर्ड नहीं माना जाएगा, जितनी उसकी इनकंसिस्टेंसी है उतना वर्ड माना जाएगा, बाकी का लॉ हमारा वैलिड माना जाएगा। तो ये हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी जो कि हमारा केशव माधव मेनन केस में बताया गया था। ठीक है, और इसमें क्या बोला था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर्सपेक्टिव इफेक्ट होगा। द लॉ मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वैलिड फॉर ऑल द पास्ट ट्रांजैक्शन एंड केसेस, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जितने भी लॉ पहले बने थे वो उस ट्रांजैक्शन और केसेस के लिए बिल्कुल वैलिड रहेंगे। सच लॉज कंटिन्यू टू बी फोर्स इवन इन फोर्स इवन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हुज राइट्स डज नॉट वायलेट, यानी इसमें एक नई चीज़ क्या बताई गई, ये वैलिड रहेंगे किन के लिए, ये उनके लिए वैलिड रहेंगे जिनके फंडामेंटल राइट्स को ये वायलेट नहीं कर रहा। अब आप पूछेंगे कि हम सिटीजन है हिंदुस्तान के, हमारे फंडामेंटल राइट कैसे वायलेट नहीं करेगा, एग्जैक्टली तो इसका मतलब ये एप्लीकेबल किसको होंगे, नॉन सिटीजन को। ठीक है, अगर किसी नॉन सिटीजन ने कमेंसमेंट होने से पहले कोई एक्ट किया था तो उस पर ये एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, ये है इसमें, चाहे कोई भी ऐसा लॉ जो है वो हमारे इनकंसिस्टेंट हो विद द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फिर भी नॉन सिटीजन्स पे अप्लाई करेंगे ये लॉज। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट देखते हैं। आर्टिकल 31 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द डे फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू एग्जिस्टेंस देयर वर मैनी लॉ इन कंट्री, ये हमने पहले देख लिया था। मोर ओवर ये पर्सपेक्टिव नेचर का है, रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का है, वो बता दिया, पर्सपेक्टिव नेचर का रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का नहीं है, ये सब बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट स्लाइड में हमने केस देख लिया, उसकी नेक्स्ट स्लाइड में हमारा इंपॉर्टेंट केस आ गया A.K. गोपालना वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसके इफेक्ट्स आप देख लेना, इसको डिसाइड किया गया था वो बताते हैं हम आपको। A.K. गोपालना केस में ये बताया गया था कि हमें इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर देखनी पड़ेगी इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बताया था, तो इसमें उसका टेस्ट बताया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का कि इन डिटरमाइनिंग वेदर दी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो हमारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी उसको हम सेपरेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर शुड बी टेकन इनटू कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए हमारे इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर देखा जाएगा। हमारे A.K. गोपालना केस में ये क्या गया था, शुड बी टेकन टू कॉन्स्टिट्यूशन। वो कैसे पता चलेगा हमारा, हम अपने इंटेंशन पता लगाना है लेजिस्लेचर का, क्योंकि उनका इंटेंशन क्या था, तो कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम देखेंगे उनकी हिस्ट्री, एक्ट की प्रीएम्बल, ऑब्जेक्ट, टाइटल ऑफ द स्टैच्यू शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, तो ये देखा था। तो ये केस देख लेते हैं। इन दिस केस आर्टिकल 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 वॉज चैलेंज्ड। आर्टिकल 14 of the act says that if any person is being detained under the act and he or may not disclose the ground of his or her detention in the court of law, the particular statement is inconsistent with that of the fundamental right as mentioned under article 22, यानी सेल्फ इंक्रीमेटिंग क्राइम को हम नहीं बता सकते। हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हम कोई ऐसी स्टेटमेंट दिए जो हम सेल्फ इंक्रीमेट करें हैं, हमें दोषी बना रहे, तो हम ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। दस इफ वी अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी हेयर, सो द होल एक्ट यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो 1950 था वुड बी डिक्लेयर्ड एज void, बट ओनली द सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट वुड बी डिक्लेयर्ड void एज इट इज़ इनकन्सिस्टेंट ऑफ विद द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि सारे को हम नहीं करेंगे, सारे की बजाय अगर सेक्शन 14 जो छोटा सा एक पार्ट है उसको हम अलग करने के बाद भी ये जो बाकी बचा हुआ एक्ट है वो वैलिड रह पा रहा है और उसका मतलब निकल पा रहा है, तो ये वैलिड रहेगा। बस इसको हम इनकन्सिस्टेंट कर देंगे, वॉइड कर देंगे, इसको डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन इसको वॉइड करने के बाद भी जो पार्ट बचा है
वो अकेले में ही एक एक्ट बन रहा है, वो इस पर डिपेंडेंट नहीं था, तो हमारा बाकी एक वैलिड रहेगा। इसका कहना ये था। नाउ दी अलग नेक्स्ट डॉक्ट्राइन इज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। द डॉक्ट्राइन सेज दैट इफ सम पर्सन आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स सो दे वुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड एब इनिशियो बट वुड बी अनएनफोर्सेबल फॉर अ टाइम बीइंग। ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ है डेट आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी ऐसा लॉ बनाया गया जिसने हमारे फंडामेंटल लॉ को या फंडामेंटल राइट को हमारे इन्फ्रिंज किया, तो डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो। शुरुआत उसको वॉइड एब इनिशियो नहीं किया जाएगा, उसको सिर्फ अनएनफोर्सेबल कर जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। डेट इज सच लॉ आर ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट्स, दस इन केस ऑफ द नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया दे मे बी एप्लीकेबल। जैसे मैंने वो पहले बताया था कि दिस में अप्लाई टू नॉन सिटीजन बट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दी सिटीजन। कोई भी ऐसा लॉ दैट इज इन्फ्रिंजिंग आवर फंडामेंटल राइट्स दैट विल बी एप्लीकेबल अपॉन दी नॉन सिटीजन बट इट विल नॉट बी एप्लीकेबल अपॉन दी सिटीजन्स, यानी पार्ट थर्ड। ओके, तो पहला हमने पढ़ लिया डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी, बोथ आर दी सेम थिंग। अब हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये सिर्फ अनएनफोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है, वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा। अब इसमें और क्या बोला गया था कि सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट इनटू द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अगर हमने प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, जिसको हमने एक्लिप्स के थ्रू अनएनफोर्सेबल कर दिया था प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, अगर बाद में लेजिस्लेचर इस पर कोई अमेंडमेंट ले आती है जिसके थ्रू इसकी वैलिडिटी प्रूव हो जाती है कि ये वैलिड हो गया, अब मेक्स दी लॉ वैलिड। अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को उसने अमेंड कर दिया तो फिर वो वैलिड हो जाएगा, एंड देन इट विल बी एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ठीक है, ये बोला गया इसमें। अब इसमें नंबर ऑफ़ केसेस हैं, वो हम आपको पीछे PDF में डाल देंगे। जैसे कि इसमें केसेस हैं, पहला केस है इसमें हमारा बिकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास MP, ये हमारा पहला केस है। दूसरा केस है हमारा दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ये दो केसेस में, जिसमें ये बोला गया था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 विल बी एप्लीकेबल अपॉन दी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑल्सो। As he held that post-constitutional law which contravenes the fundamental rights are void ab initio, so any subsequent amendment cannot revive it. So the doctrine of eclipse is not applicable upon the Article 13 clause 2. Article 13 clause 2 talks about the post-constitutional law. It says that once the constitution is framed and came into the force, then the state may not make laws that takes away or infringe the fundamental rights of any individual, and if done so then it would be void to the extent of contravention. ठीक है, इसका पहला केस कौन सा था हमारा? पहला केस था इसका स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, जिसमें कि ये बोला गया था स्टेट गवर्नमेंट मॉडिफाइड इट्स व्यू ऑफ द दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ UP, जिसमें कि ये बोला गया था कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 विल नॉट बी एप्लीकेबल अपॉन द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दी here the Supreme Court modified its view of the Deepchand versus state of Uttar Pradesh and held that the post constitutional law which is inconsistent with the fundamental right is not nullified or non-existent in all the cases. There are exceptions to it. The court held that such post constitutional law are valid against the non-citizen as they are void again only to the extent of contravention of the right of the conferred upon the citizen. तो इसमें क्या बोला गया कि ये नॉन सिटीजन्स पे अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने वो पहले बताया सिटीजन्स पे अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं हम इसमें। आर्टिकल 3 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द लॉ। इसमें अब क्या क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें लॉज आएंगे, नोटिफिकेशन आएगी, रूल्स आएंगे, रेगुलेशन आएगी, कस्टम आएगा, यूसेज आएगा, एक्सेट्रा। इफ़ डू अफेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ द सिटीजन डू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ दस वुड कंसिडर्ड एज द लॉ। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? पहली है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर बीन कवर्ड अंडर आर्टिकल 13 बट इफ़ देयर नेचर इज़ जस्ट टू गिव इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस तो डेट विल नॉट बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 13। अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं तो नहीं माना जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन इज दैट पर्सनल लॉज भी इसमें कवर नहीं होंगे। वाइल डिस्कसिंग अबाउट द डॉक्ट्राइन, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टू कम्स इनटू द पिक्चर। आर्टिकल 13
विच एक्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इट गिव्स टीथ टू द फंडामेंटल राइट्स। एंड द अनदर वन इज आर्टिकल 368, दैट इज द amendment of the constitution which holds the power to amend the constitution. Now article 13 clause 4 was added by the amendment of the 24th amendment. How it was amended, why it was amended, we will learn now. Now the case was Shankari Prasad versus Union of India. In this case a question arose that article 13, as per article 13, if the parliament do makes any law which is inconsistent to the fundamental rights would be considered invalid, but if any amendment done by the parliament of the under article 368 would be considered as valid or not. तो ये हमारा consideration, ये हमारा issue था. So while answering the question it was held that article 14 only the ordinary law are being talked about but not the constitutional amendment. तो इसमें बोला गया कि article 13 में हमारा constitutional amendment नहीं है, तो इसमें ये बोला गया. शंकरी प्रसाद केस में हमारा क्या बोला गया था कि आर्टिकल 13 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कंसीडर किया जाएगा. तो ये पहला केस था इसमें, इन विच कोर्ट हेल्ड दैट इट डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड दस पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड द प्रोविजन डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स. तो हमारा पार्लियामेंट हमारा अमेंड नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को. नाउ ऑन द सेम बेसिस, शंकरी प्रसाद के बेसिस पे हमारा दूसरा केस आता सज्जन सिंह. ये हमारा दूसरा केस था सज्जन सिंह वाला. सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या बोला गया, इसने भी शंकरी प्रसाद के केस को अपहेल्ड कर दिया कि हाँ जो शंकरी प्रसाद के केस में बोला गया वो बिल्कुल ठीक बोला गया. नाउ द वेरी नेक्स्ट केस वाज द गोलकनाथ केस दैट केम इनटू 1967. दैट इज द इंपॉर्टेंट केस, गोलकनाथ केस. In this case, it was held that court held that the parliament could not amend the fundamental right and said that Article 13 clause 2 includes the amendment of the constitution. So here the court held that though parliament cannot amend the fundamental rights, parliament के पास कोई पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, लेकिन आर्टिकल 13 क्लोज 2 इंक्लूड्स दी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन उसमें आर्टिकल 13 क्लोज 2 में हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड करेंगे. तो इसमें हमारा अमेंडमेंट को माना जाएगा, अमेंडमेंट को हम लॉ मानेंगे. ठीक है, ये बोला गया इंक्लूड्स द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ डेट टेक अवे और इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट्स. इसलिए अगर पार्लियामेंट को पावर दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी ऐसा लॉ बनाए जो कि हमारे इन्फ्रिंज करे हमारे फंडामेंटल राइट्स को. नाउ इन ऑर्डर टू नलीफाई द डिसीजन ऑफ गोलकनाथ 24th अमेंडमेंट वॉज मेड. अब इसको नलीफाई करने के लिए 24th अमेंडमेंट लाई गई. ठीक है, अब 24th अमेंडमेंट से हमारा आर्टिकल 13 क्लोज 4 ऐड हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, द डिसीजन ऑफ द गोलकनाथ केस वॉज मेड एंड इट इंसर्टेड आर्टिकल 13 क्लोज 4 एंड आर्टिकल, और इसमें क्या ऐड हो गया, आर्टिकल 368 क्लोज 3, ये दो ऐड हो गए इसमें. ठीक है, एंड स्टेटेड दैट नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर द आर्टिकल 368. The constitutionality of the article of the amendment 24 was upheld in 24th की constitutionality को upheld किस में किया गया था, केशव नंदा भारती केस में, जिसमें कि क्या बोला गया था, it was laid down that the article 13 exclude constitutional amendment. The present position is that the article 13 does not include the constitutional amendment and therefore article 13 too does not affect the amendment made under the 368. Thus Parliament can amend the Constitution of India including the provision of fundamental rights but it cannot amend the basic structure. ठीक है, तो इसमें ये बोला गया था. तो हमें गोलकनाथ केस के बाद कौन सा अमेंडमेंट आई थी याद रखना है, आर्टिकल अमेंडमेंट 24, और इसकी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कहाँ अपहेल्ड की गई थी, केशव नंदा भारती केस में, जिसमें कि बोला गया था हम अमेंड कर सकते फंडामेंटल राइट्स को लेकिन हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते. बस में ये बोला गया था. So thank you for watching our video. Please do like, subscribe our video. Thank you.